हम लोग ग्रेविटेशन का चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो ग्रेविटेशन में सेंट्रीपिटल फोर्स तक हुआ था। तो आज हम देखेंगे व्हाई मून नॉट फॉल ऑन द अर्थ। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग देखेंगे मून क्यों नहीं अर्थ पे फॉल होता है, तो देखिए अगर एप्पल का डिस्टेंस देखेंगे तो एप्पल का डिस्टेंस बहुत कम रहता है मून के डिस्टेंस से अगर कंपेयर करेंगे तो मून बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रहता है। ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून एज कंपेयर टू एप्पल। अब देखिए नेक्स्ट, therefore centripetal force is less as compared to apple, यानी वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, बहुत लो मिलता है अगर एप्पल के कंपैरिजन में जाते हैं। और मून उसके साथ साथ टेंजेंशियल वेलोसिटी रखता है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी रखता है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर नहीं रहेगा तो मून क्या होगा कि पृथ्वी पे गिर जाएगा। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मून क्या करता है, नहीं पृथ्वी भी गिरता है नहीं सीधा जाता है, तो क्या करता है बीच में से एक डायरेक्शन चुनता है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते रहता है। तो इसलिए मून आपका पृथ्वी पे फॉल नहीं होता। तभी देखिए अगर आप मून की पृथ्वी फॉल नहीं होता तो इसे आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, केपलर्स लॉ। अभी देखिए हम लोग 9th में 3 लॉ पढ़े थे, न्यूटन्स के 3 लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तभी देखिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लॉ देखेंगे, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या दिया था कि अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में और कोई भी बॉडी अगर मोशन में, यानी अगर मोशन में तो सीधा मोशन में ही रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। जब तक कोई भी बॉडी है यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और सीधा जा रहा है तो जाता ही जाएगा जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। तो रेस्ट में है तो रेस्ट में और सीधा जा रहा है तो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में जाता ही जाएगा। तो देखिए एनी बॉडी कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक हम लोग उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा और सीधा जा रहा है तो सीधा ही जाता जाएगा। तो ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। अब देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये था कि देखिए मोमेंटम, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो डायरेक्शन में सीधा जा रहा है, अगर उसके ऊपर थोड़ा और फोर्स लगा दिया तो उस फोर्स पीछे से लगा दिया तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द फोर्स। यानी मोमेंटम को डिनोट किससे करते थे, p से। मोमेंटम का फार्मूला क्या था, p m v, यानी p2 p1 डिवाइड बाय t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द फोर्स। यानी जितना आप लोग फोर्स लगाओगे उतना ही मोमेंटम चेंज होगा। तो हम लोग कौन से लॉ में पढ़े थे, सेकंड लॉ में, जिससे हम लोग मैग्नीट्यूड मिलता है फोर्स का वैल्यू, यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी फोर्स यानी सेकंड लॉ हमने क्या देता है मास इनटू एक्सीलरेशन यानी फोर्स मास। थर्ड लॉ भी अगर हम लोग देखेंगे, थर्ड लॉ आप लोग देखे थे एवरी एक्शन फोर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कभी भी आप लोग अगर दीवार पे मार रहे हो तो ये नहीं कि सिर्फ दीवार को लग रहा है, यानी आपके हाथ को भी लग रहा है। यानी एवरी एक्शन फोर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमारा 3 लॉ था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में हमारा जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो काम नहीं करने वाला। सेकंड लॉ में हमें फोर्स का वैल्यू मिला था। थर्ड लॉ में हमें ये पता लगा था कि हर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रखता है। तो वैसे जैसे 3 लॉ था वैसे न्यूटन ने 3 लॉ और भी दिया जो केपलर्स के लॉ थे, जिसे मॉडिफाई करके दिया गया, यानी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। देखिए फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ में जिसे केपलर्स का लॉ है इसे न्यूटन ने मॉडिफाई किया गया था
किया था। तो देखिए यहाँ पे सन है और ये पृथ्वी इसके आजू बाजू घूम रही है। तो पृथ्वी जब इसके आजू बाजू घूमे तो आपको क्या लगता है सर्कुलर में पृथ्वी घूमी है? सर्कुलर में पृथ्वी नहीं घूमती। पृथ्वी कैसे घूमती? एलिप्टिकल इन द शेप। तो देखिए जैसे सर्कल में 2 सेंटर होता है वैसे सर्कल में 1 सेंटर होता है, वैसे एलिप्स में 2 सेंटर होता है। तो देखिए उस सेंटर को हम लोग फोकस बोलते हैं, फोकस बोलते हैं और कहीं कहीं फोकाई लिखा रहता है। तो ठीक है, तो वैसे देखिए फोकस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे सन एक सेंटर पे सिचुएटेड है और पृथ्वी जो है वो एलिप्टिकल पाथ पे क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो देखिए फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट भी नाम दिया गया है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट लॉ को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी फर्स्ट कैपिटल फर्स्ट लॉ या तो लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें क्या है कि द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, द ऑर्बिट ऑफ अर्थ is an ellipse and sun at one of the focus, यानी सन किसी एक फोकस से सिचुएटेड रहेगा, चाहे इस फोकस पे चाहे इस फोकस पे। और यहाँ पे द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एन एलिप्स, एलिप्स के जैसा है, और सन क्या है? एक फोकस पे सिचुएटेड है। अब देखिए दूसरा लॉ, देखिए सन यहाँ पे, अब प्लेनेट यहां से यहां तक 1 घंटे में यहां से यहां तक गया, 1 घंटे में यहां से यहां तक गया। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं 1 घंटे में यहां से लेके यहां तक आया, अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 घंटे से लेके यहां से लेके यहाँ पे आया। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस किया ट्रेवल किया। ये किसकी वजह से होता है? देखिए यहाँ पे नजदीक आ गया, नजदीक आने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब ज्यादा रहेगा तो स्पीड ज्यादा रहेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स जब कम रहेगा तो स्पीड कम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक बता दो सेकंड लॉ में क्या होता है? लाइन जॉइनिंग, ये प्लेनेट है और ये क्या है? आपका सन है। तो लाइन कहां ज्वाइन करो? प्लेनेट टू द सन। तो द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम प्लेनेट टू द सन, द लाइन ज्वाइन फ्रॉम प्लैनेट टू द सन। देखिए इतना हम लोग कर दिए, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम प्लैनेट टू द सन। ये देखिए लाइन ज्वाइन किया तो देखिए आपका अर्थ यहां से लेके यहां तक गया, ये लाइन क्या हुआ? ऐसे स्वीप किया, तो लाइन ऐसे स्वीप कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे इतना एरिया कवर किया, फिर से यहाँ पे वही सेम कंडीशन, लाइन ज्वाइन कर दो, फिर यहाँ पे भी एरिया स्वीप करेगा। आप लोग ये वाला एरिया ले लीजिए, फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक प्लैनेट गया तो ये एरिया स्वीप कर, तभी यहाँ पे भी 1 ही घंटा लगा था इतना ट्रैवल करने में, यहाँ पे भी 1 ही घंटा लगा था और यहाँ पे भी 1 ही घंटा लगा था। तो देखिए ये जो एरिया है, फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया, थर्ड एरिया, ये तीनों के तीनों एरिया क्या है? इक्वल है। तो देखिए द लाइन ज्वाइन फ्रॉम प्लैनेट टू द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए ये आपका क्या होगा? केपलर का सेकंड लॉ हो गया। अब देखिए केपलर के थर्ड लॉ में, केपलर के थर्ड लॉ को पढ़ने के साथ हम लोग ये याद रखेंगे टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द आर क्यूब। टी स्क्वायर को हम लोग पढ़ते हैं, टी इज इक्वल टू, टी जो है आपका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। इसे फटाक से याद करो, टी मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, यानी जो प्लैनेट है, प्लैनेट को सन के आजू बाजू घूमने में जितना समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टी, यानी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। अब देखिए यहाँ पे आर है, आर हम लोग क्या बोलते हैं? मीन डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट टू द सन, प्लैनेट टू द सन। कोई कोई बुक में आप लोग देखोगे कि मीन डिस्टेंस की जगह सेमी मेजर एक्सिस लिखा है। देखिए सेमी मेजर एक्सिस, देखिए आपका 2 एक्सिस बनता है, एक ए वाला एक्सिस बन रहा है और एक ए वाला एक्सिस बन रहा है।
इसे हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं और इसे हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस लिखेंगे, तो मीन की जगह कहीं कहीं बुक में आप लोगों का सेमी मेजर एक्सिस लिखा हुआ है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। इसमें क्या है कि आप लोग का मीन कैसे आया, देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है आप लोग का r1 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है आप लोग का r2 है। देखिए r1 प्लस r2 इसका एवरेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा आप लोग का r। इस r को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन डिस्टेंस। तो मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट टू द सन, तो अभी देखिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। अब इसका लिखेंगे कैसे, थर्ड लॉ देखिए स्क्वायर है, टाइम के ऊपर क्या है, पीरियड के ऊपर क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इट्स, स्क्वायर ऑफ इट्स यानी स्क्वायर ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट स्क्वायर ऑफ प्लैनेट, सॉरी स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, स्क्वायर ऑफ period of revolution, square of period of revolution around the sun, square of period of revolution of planet around the sun, यानी square of t is directly proportional to the mean distance, इस क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए आगे पर क्या क्यूब है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। तो मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट टू द सन, क्यूब ऑफ, तो वहां पे मैं क्या रखता हूं, r रखता हूं। इसे r की जगह आप लोग पूरा लिखोगे मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट टू द सन, और t की जगह आप लोग क्या लिखोगे, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। इसे याद कैसे करेंगे, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द r क्यूब। तो t को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, और r क्या रहेगा, मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट टू द सन। देखिए स्क्वायर ऑफ t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ r, याद रखेंगे जिससे हमें समझ में आएगा। एक आप लोगों का क्या है, कैप्टर के तीन लॉ हैं, और एक क्या था आप लोग के न्यूटन्स के लॉ थे। तो इस बार बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे रेडी कर लीजिए, ये पूछने का ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट टॉपिक, आप लोग आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ को देने वाले न्यूटन हैं। न्यूटन ने हमें ये बताया है कि देखिए ये दो प्लैनेट है, यानी दो कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर यूनिवर्स में, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ फोर्स से। तो देखो एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट विथ ईच अदर विथ अ डेफिनाइट फोर्स। any two object in the universe है तो any object in the universe attract each other with a definite force. Any object in the universe attract each other with a definite force. डेफिनेट की जगह आप लोग फिक्स शब्द भी यूज कर सकते हो, तो विथ अ फिक्स फोर्स। अब देखिए वो जो फिक्स फोर्स है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, देखिए इसके मास के ऊपर। देखिए इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इसके सेंटर से डिस्टेंस लिया जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। तो यानी डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी सेपरेशन बिटवीन देम। तो एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फिक्स फोर्स directly proportional, that force
वो फोर्स जो है यानी फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी जो उसका मास है m1 और m2 वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उससे डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वैसे भी अगर आप लोग का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आप लोग का फोर्स क्या होते जाएगा, लो होते जाएगा। तो देखिए दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses, product of their masses, and inversely proportional to the square of distance between them। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, उसके डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट है, और ये क्या है आपका सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड को मर्ज कर दोगे तो f का वैल्यू f इज दैट m1 m2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आप लोग का r²। ये क्या हो गया, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट जनरेट होता है g, जिसे हम लोग m1 m2 डिवाइड बाय r²। इस g को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस g को ढूंढने वाले थे हेनरिक कैवेंडिश, इस g की वैल्यू को ढूंढने वाले थे कैवेंडिश, लिख देते हैं कैवेंडिश। इस g के वैल्यू उन्होंने दिया था 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी का स्क्वायर। अब इसका यूनिट कहां से आता है, हम लोग उस यूनिट को देखते हैं। अब देखिए यहां पे हमें फॉर्मूला मिला था F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय कितना था आप लोग का r²। तो देखिए r² यहां पे चला गया, F r² डिवाइड बाय m1 इनटू m2, यहां कितना हो गया आप लोग का G। ये आपका किसका वैल्यू है, G का वैल्यू। अब G का SI यूनिट देखो, SI यूनिट फोर्स का क्या रहेगा आप लोग का न्यूटन, R का क्या रहेगा मीटर यानी डिस्टेंस है मीटर का स्क्वायर, और मास m1 m2 यानी kg का क्या रहेगा आप लोग का स्क्वायर रहेगा। ये क्या हो गया आप लोग का SI यूनिट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट SI यूनिट हो गया। अब इस G की वैल्यू हो गया। G का डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना रहेगा तो देखिए G इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ए एफ को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। G इज ग्रेविटेशनल फोर्स वेयर ऑब्जेक्ट यूनिट मास ऑब्जेक्ट सेपरेट यूनिट मास ऑब्जेक्ट एट गैप ऑफ 1 मीटर, यानी 1 मीटर के गैप में रहेंगे। तभी देखिए यहाँ पे 1 मीटर के गैप में रहेंगे तो यानी मास m1 का क्या हो जाएगा 1 kg हो जाएगा, और m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आप लोग का 1 kg हो जाएगा, और रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मीटर। तभी देखिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। f का वैल्यू वैसे ही रहने दो, r का वैल्यू कितना आएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का g। तो यहाँ पे f 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 से डिवाइड होगा तो वही g f इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोग का g। तभी यहाँ कितना हो गया हमारा, तो G का वैल्यू हो गया, SI यूनिट हो गया। ढूंढने वाले कौन थे, कैवेंडिश थे, 6.67 10⁻11, और यहीं पे CGS में रहेगा 10⁻8 रहता है, 10⁻8 न्यूटन की जगह डायन, मीटर की जगह सेंटीमीटर, केजी की जगह आप लोगों का ग्राम रहेगा। अब देखिए ये जो हम लोग सेंटर से दूरी मापते हैं, अगर स्फेरिकल है यानी अगर आप लोग का स्फेरिकल है तो यानी स्फेरिकल है तो आप लोग सेंटर से दूरी माप रहे हो, यानी हर जगह पार्टिकल शेप, और कोई बॉडी स्फेरिकल नहीं रहता, उसका सेंटर ऑफ मास कहीं बाहर चला जाता है। सेंटर ऑफ मास मे बी वो कहीं ऑब्जेक्ट पे इस कोने आ जाएगा, मे बी इस कोने आ जाएगा। अभी देखिए ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है स्फेरिकल नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे सिचुएटेड हो सकता है, मे बी कभी-कभी ऑब्जेक्ट से बाहर सेंटर ऑफ मास सिचुएटेड होता है। यानी हम लोग सेंटर
ये जो डिस्टेंस मापते हैं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये कभी भी हम लोग जहां पे सेंटर ऑफ मास रहता है वहां से लेके डिस्टेंस नापते हैं। कभी कभी डिस्टेंस बाहर रहता है, कभी कभी डिस्टेंस अंदर रहता है। ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके आगे का टॉपिक हम लोग